उसको पूछ रहे नोट्स भी दिए क्या डिस्क्रिप्शन में? ओके लाइव अमर लाइव है. So very good evening to every one of you all. Good evening boys and girls. Okay, today we will be revising unit number 4 of the Contract Act, which is relating to performance of a contract. अभी तक हमने कितने लेक्चर्स किए वन शॉट रिविजन के? 3. Today is the 4th lecture of this one shot revision series. और आज हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इस यूनिट का करने वाले हैं रिविजन. आज इतना ही होगा बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट्स. अगला जो वन शॉट होगा ना, दैट्स गोना बी ऑफ यूनिट नंबर 5 and 6 टुगेदर, क्योंकि 5 और 6 बहुत छोटे छोटे यूनिट्स है. 5th इज ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेमेडीज एंड 6th इज कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. बट वो दोनों यूनिट में से एक क्वेश्चन तो पक्का आईसीआई पूछता ही है, और परफॉर्मेंस भी इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है. तो जल्दी से इस टॉपिक का रिवीजन हम चालू करते हैं सो दैट जल्दी जल्दी अपना रिवीजन खत्म हो जाए. आप लोग जानते हो रिवीजन का रूल क्या होता है. जो भी सवालों के जवाब आते हैं आपको जवाब देने हैं. जवाब नहीं आ रहा है, जवाब गलत है, जवाब आधा अधूरा आया, यू नीड टू मार्क द कॉन्सेप्ट देयर एंड देयर इटसेल्फ. और इस रिवीजन के बाद यू शुड एग्जैक्टली नो क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेसेस है. और अगले रिवीजन के पहले इस टॉपिक के जो भी वीकनेसेस थे वो आपको आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है. अलोंग विद दैट रैंडम बेसिस पे आप 2-4 क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट. तो ऐसे करके वी आर एग्जाम रेडी फॉर दीज टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. आप लोग रिप्लाई कर सकते हो और वर्चुअल किड्स चैट बॉक्स में अपना जवाब जो है वो दे सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. परफॉर्मेंस. व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस? कम ऑन. परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट. यही जो परफॉर्मेंस होता है ये 2 टाइप का होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को कभी कभार टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? बताओ. परफॉर्मेंस के 2 टाइप्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस? So when a party to a contract has done what he has undertaken to do, okay, within the time and according to the prescribed manner, तो माना जाएगा it's actual performance. जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी उसने पूरी कर दी है, उसी को क्या कहते हैं? actual performance. And what do you mean by attempted performance? जब आपका परफॉर्मेंस ड्यू होता है और आप परफॉर्म करना ऑफर भी करते हो, बट सामने वाला व्यक्ति जो है आपके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता है, तो माना जाता है आपने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है. इट्स योर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. यू हैव टेंडर्ड परफॉर्मेंस. यही होते हैं परफॉर्मेंस के 2 टाइप्स. बट अब जब आप परफॉर्मेंस अटेम्प्ट करते हो, याद कीजिए शाहरुख खान और आमिर खान, क्या तुम्हें याद है? जब आप परफॉर्मेंस अटेम्प्ट करते हो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. पहली बात तो आपका जो अटेम्प्ट है परफॉर्मेंस का, दैट शुड बी अनकंडीशनल इन नेचर. यहां पे गलत है. इट शुड बी unconditional in nature without any conditions attached. It should be at a proper time and a proper place. रात के 12 बजे, सुबह के 5 बजे आप परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हो, क्या सामने वाली पार्टी इस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है? नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका अटेम्प्ट प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे नहीं हुआ है.
सामने वाली व्यक्ति के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए गुड्स को एग्जामिन करने के लिए, और जब भी आप परफॉर्मेंस अटेम्प्ट कर रहे हो इट शुड बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन, मतलब इन टोटलिटी. यू कैन नॉट गिव एन अटेम्प्ट टू ओनली परफॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आपका जो अटेम्प्ट है इट शुड बी फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट. ये सब अगर कंडीशंस पूरे हुए हैं फिर भी सामने वाले व्यक्ति ने आपके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, यू वेंट एट अ प्रॉपर टाइम, यू वेंट एट अ प्रॉपर प्लेस, यू गेव हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, इट वाज अनकंडीशनल एंड इट वाज फॉर द होल ऑब्लिगेशन, फिर भी सामने वाली पार्टी ने आपके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसे केस में लॉ मेकर ये मानेंगे, क्या मानेंगे ये लॉ मेकर, कि आपने अगर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है. सामने वाली पार्टी की कोई भी गलती नहीं है. इनफैक्ट वो पार्टी जिसने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की आपके अगेंस्ट केस फाइल करेगी और डैमेजेस को करेगी रिकवर. यस और नो गाइस? यस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सपोज टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट? हु इज सपोज टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहला पॉइंट कहता है इट इज द प्रोमिसर हिमसेल्फ. So contract must be performed by the promisor himself. In fact, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व्ड है तब तो हम यही चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को करो परफॉर्म. बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड by an agent or sometimes even by an employee of that particular person. तो जरूरी नहीं है कि प्रोमिसर खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को करे परफॉर्म. Sometimes a contract can also be performed by a legal representative. But याद रखना अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है और अगर उस प्रोमिसर की डेथ हो गई या वो इनकैपेसिटेटेड हो गया तो ऐसे केस में माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड. उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड. वेरी गुड. कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? क्योंकि पहले तो था वो वैलिड बट बाद में हो गया वो वॉइड. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है तब क्या होगा बताओ? ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? बट प्रोमिसर की तो डेथ हो गई, वो तो इनकैपेसिटेटेड हो गया, तो कैसे करेगा परफॉर्म? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को करेगा परफॉर्म. यस और नो गाइस? यस. ओके, नेक्स्ट. थर्ड पर्सन. समटाइम्स a contract can also be performed by a third party. ओके, अब आपने अगर इस स्ट्रेंजर का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया है बाद में आप दूसरी पार्टी को ये नहीं बोल सकते हो कि आपने परफॉर्म नहीं किया, चल अब तू भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर. आपने थर्ड पार्टी के परफॉर्मेंस को अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो अब ऐसे केस में माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है डिस्चार्ज. और एक लास्ट पॉइंट है एंड दैट इज जॉइंट प्रोमिसर्स. व्हाट इज दिस जॉइंट प्रोमिसर्स का कॉन्सेप्ट? लेट्स चेक इट आउट. हाँ, तो when two or more persons have made a joint promise, they will together be called as joint promisors. और ये जो joint promisors है, they must jointly fulfill the promise. They must what? Come on guys, jointly fulfill the promise. एक आधे बंदे की डेथ हो गई, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव must jointly along with the surviving promisors must fulfill the promise. सभी की डेथ हो गई, सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस जॉइंटली. यस और नो गाइस? अरे बोलो. इसको कहते हैं डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी. क्या कहते हैं बोलो तो? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. आप लोग बताओ क्या सक्सेशन और असाइनमेंट दोनों सेम है या अलग अलग है? अच्छा, सक्सेशन में क्या आप बेनिफिट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हो? बट याद रखना आपने जो एसेट्स इनहेरेंट की है बट लाइबिलिटीज एसेट से अगर ज्यादा है
आप कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होते हो। लायबिलिटीज उतनी ही पे करोगे जितना आपने एसेट्स को इनहेरिट किया है। बट इससे थोड़ा डिफरेंट है असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट। असाइनमेंट के केस में माय डियर स्टूडेंट्स, यू ओनली ट्रांसफर द बेनिफिट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। आप लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करते। यस और नो गाइस? यस। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसोर एंड प्रोमिसी। अब वो जॉइंट प्रोमिसोर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया गया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे एग्जामिनेशन में सवाल भी पूछा हुआ है। पहली बात तो, अगर आपने जॉइंटली प्रॉमिस दिया है, आप हो ना मेरे साथ? वर्चुअल किड्स थम्स अप देना तो अगर आप हो मेरे साथ। अगर आपने जॉइंटली प्रॉमिस दिया है तो हम चाहेंगे कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो जॉइंटली। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो जॉइंटली। एक की डेथ हो गई, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विथ अदर्स विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सभी की डेथ हो गई, सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल जॉइंटली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि प्रोमिसी क्या एक ही जॉइंट प्रोमिसोर को पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए कंपेल कर सकता है? यस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। सो इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसोर्स इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, he has to perform the contract. But yes, contract वो perform तो कर लेगा, but then he can call for the contribution from others. He can call for the contribution from others. Loss अगर हुआ है, loss, ये loss हमेशा बेयर किया जाएगा in equal shares. कल जाके कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया तो जो भी लॉस अराइज हुआ है आपको इक्वल शेयर में करना पड़ेगा बेयर। यस और नो गाइस? इसमें और एक कॉन्सेप्ट है रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसोर्स। प्रोमिसी ने एक आधे जॉइंट प्रोमिसोर को रिलीज किया है, क्या बाकी के लोग भी रिलीज हो जाएंगे? बाकी के लोग रिलीज नहीं हो। क्या बाकी के लोगों को अभी भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा? बाकी के लोगों को अभी भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रोमिसी ने प्रोमिसोर, वन ऑफ द प्रोमिसोर को रिलीज किया है, बाकी के प्रोमिसोर्स को रिलीज, और इसने इसको रिलीज किया है, बाकी के प्रोमिसोर्स ने इसको अभी भी रिलीज, तो इसको अभी भी इन लोगों को अपना अपना पेमेंट का शेयर देना पड़ेगा। तो दैट्स द इफेक्ट ऑफ रिलीज। So where two or more persons have made a joint promise, a release of one of the joint promisors is not going to discharge the other joint promisors. Neither will it discharge this person from the other joint promisors. हमने पूरा 1 घंटा 5 केसेस किए थे जॉइंट प्रोमिसोर्स और एक केस था जॉइंट प्रोमिसी का। उस दिन हमने और कुछ भी नहीं किया था, क्या तुम्हें याद है? बहुत इज्जत दी है हमने इस टॉपिक को। जॉइंट प्रोमिसोर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है एंड दे विल हैव टू बेयर द लॉसेस इन एन इक्वल प्रोपोर्शन। जॉइंट राइट्स उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। जैसे जॉइंट प्रोमिसोर्स होते हैं वैसे हो सकता है जॉइंट प्रोमिसीज, वैसे हो सकता है क्या? जॉइंट प्रोमिसीज। इसमें क्या लिखा गया है? When a person has made a promise, person has made a promise to 2 or more persons jointly, then the right to claim the performance will rest between them jointly. किसी एक की डेथ हो गई, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद द सर्वाइवर्स, सभी की डेथ हो गई, सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल जॉइंटली डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सभी की जब डेथ हो जाती है उसको कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। क्या बोलते हैं? वापस बोलना तो जरा, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट,
परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सो प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस देना, उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। पहली बात तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। यहां पे 10 रुपए दिए और चिप्स का पैकेट लिया, हाँ या ना? तो बट अगर आप पैसे देने को रेडी नहीं हो, क्या दुकानदार को आपको चिप्स का पैकेट देना चाहिए? नहीं। सो नो प्रॉमिसर नीड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस until and unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. आप समझ रहे हो क्या बात को? पहला पॉइंट क्या बोलता है? आपको परफॉर्मेंस अगर देना है, द परफॉर्मेंस शुड बी डन साइमल्टेनियसली, द परफॉर्मेंस शैल बी डन। बट कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्पेसिफिकली कुछ दिया है कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे और फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगी, तो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होने वाला है। वही ऑर्डर फॉलो होगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली दिया है। बट अगर साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट अबाउट द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आप बैंक में लोन लेने जा रहे हो, पहले आप आपका गोल्ड देते हो, फिर आपको लोन मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है कि पहले आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है और उसके बाद ही बैंक आपका लोन अप्रूव करेगा। सो नेचर अगर कुछ डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट का कि पहले इसका परफॉर्मेंस होगा फिर उसका होगा, तो उस हिसाब से द ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस विल बी डिसाइडेड, हाँ या ना? अब देखो, आपका कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का था एंड वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिवेंटिंग द अदर पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। आमिर खान बार बार गाड़ी लेके शाहरुख के पास आ रहे हैं, but it is Shahrukh who is preventing Amir from performing the promise. Will the contract become voidable at the option of Amir Khan? अगर वो चाहे उधर ही कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ट्रीट कर सकते हैं और नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो भी लॉस हुआ है वो रिकवर कर सकते हैं। यस और नो गाइस? यस। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, आपने अभी जस्ट ऑर्डर के बारे में देखा। कॉन्ट्रैक्ट में यूजुअली परफॉर्मेंस साइमल्टेनियसली होता है या ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होता है या नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से समझ में आ जाएगा कौन पहले परफॉर्म करता है और कौन बाद में। बट अब जिसको पहले परफॉर्म करना था ना, उसी ने परफॉर्मेंस देने से इनकार कर दिया। जिसको पहले परफॉर्म करना था उसी ने परफॉर्मेंस देने से इनकार कर दिया, तो दूसरा वाला व्यक्ति जो है उसको परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। If the promisor who has to perform the promise before the performance of the other's promise fails to perform, पहले इसको परफॉर्म करना था फिर उसको परफॉर्म करना था, बट जिसको पहले परफॉर्म करना था उसने परफॉर्मेंस देने में फेलियर हो गया, तो ऐसे केस में जो फेल हो गया ना परफॉर्मेंस देने में, जिसको पहला करना था, पहली बात तो वो दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता और उसको दूसरी पार्टी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा फॉर हिज नॉन परफॉर्मेंस। यस और नो गाइस? कॉन्सेंट्रेट बॉयज एंड गर्ल्स, ये रिवीजन आपके लिए हो रहा है और अगर आपको लगता है कि रिवीजन नहीं करना चाहिए, इससे फायदा नहीं हो रहा है, वी कैन डिसकंटिन्यू द रिवीजन। ना मेरी जिम्मेदारी है ये, ना आप लोगों की। इट इज जस्ट अ चॉइस। मेरी जिम्मेदारी है क्लास में पढ़ाना, वो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, एग्जाम्पल्स भी दूंगी, समरी नोट्स भी लिखवाऊंगी, डेली प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी दूंगी, टेस्ट भी हमारे रेगुलरली होते जाएंगे, उसमें मैं पूरी जिम्मेदारी उठाती हूं। बट ये रिवीजन तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपसे कुछ फीस ली है, बट अगर आपको लग रहा है आपके लिए टू मच हो रहा है, वी कैन डिसकंटिन्यू। मैं भी शाम को एंजॉय करती हूं, आप भी शाम को एंजॉय करो, बेस्ट हो जाएगा। आपको और 4 महीने मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, समय ही मिल जाएगा।
ऐसा नहीं होता ना, वक्त के हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। 6 महीने पहले आप जो थे वो आज आप नहीं हो, क्योंकि आज नवंबर इज अबाउट टू एंड। टुडे इज द लास्ट थर्सडे ऑफ नवंबर। खत्म हो गया नवंबर, बचा क्या है आपके पास? दिसंबर। दैट्स इट। जनवरी में तो आपका अटेम्प्ट है। अब नहीं मेहनत करोगे तो कब इज द क्वेश्चन। फिर वो कब के लिए ना इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा मौका दे देता है और कहता है आप जैसे बच्चों के लिए तो हमने 2 के बदले 3 अटेम्प्ट कर लिए है, ताकि जैन नहीं तो आफ्टर एवरी जनवरी देयर इज अ मे, एंड आफ्टर एवरी मे देयर इज अ सितंबर, एंड आफ्टर एवरी सितंबर देयर इज अगेन अ जनवरी। और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपको अक्ल नहीं आ जाती कि कौन से टाइम पे क्या करना है और कौन से टाइम पे क्या नहीं करना है। बैलेंस योर लाइफ। उसके बाद एक बार अटेम्प्ट दे दिया, जितना एंजॉय करना है करो, जितना सोना है सो, जितनी मूवीज नेटफ्लिक्स सीरीज देखनी है देखो, रिजल्ट तक कोई कुछ नहीं बोलने वाला है आपको। बट आज मेहनत करने का टाइम है, तो आपका आगे का लाइफ सिक्योर्ड है। हम थोड़ी ना बोल रहे ऐसी मेहनत जिंदगी भर करो, बट जिंदगी भर सुकून में रहने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है बेटा सीए कोर्स, आपको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी होती है। ओके, ओनली इफ यू सैक्रिफाइस दीज थिंग्स इंक्लूडिंग योर स्लीप, हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, नींद आ रही, मन नहीं लग रहा, सोशल मीडिया देख लेते, इधर घूम लेते, उधर घूम लेते, इससे बात कर लेते, ये शादी अटेंड कर लेते, ये पार्टी अटेंड कर लेते, सब सैक्रिफाइस करना पड़ता है बेटा, तब जाके आप इवॉल्व होगे। आराम ही करना है तो कर लो अभी 2-4 साल आराम, फिर जिंदगी भर मेहनत करना। बट ये 4 साल मेहनत कर लिया, कम से कम 60 इयर्स तो जियोगे ना आप, मतलब मिनिमम से मिनिमम। अभी तो साइंस बहुत एडवांस्ड हो गया, तो 70-75 भी हो सकता है, बट अगर 60 इयर्स इज योर लाइफ, सपोज आप 21 पे भी सीए बनते हो तो आपके पास 40 साल है जो आप आपके हिसाब से बिता सकते हो। बट अगर ये 4 साल आपने मेहनत नहीं की, ये पक्की बात है, फिर तो आप बीकॉम ही रह जाओगे। फिर आप 40 साल काम करना, बूढ़े होने तक काम करना, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे रिटायर होना, क्योंकि आपने उतना वेल्थ तब तक क्रिएट ही नहीं किया है। कर ही नहीं पाओगे, औकात ही नहीं है आपकी। क्या औकात है आपकी बताओ आप। अभी तो आप सिर्फ 12th पास हो, यही आपकी औकात है। आपके पास जो मोबाइल फोन है वो मम्मी पापा ने लाया है, जो आप कपड़े पहनते हो वो मम्मी पापा ने दिलाया, जो आपके पास जूते चप्पल है वो मम्मी पापा ने दिलाया, जो आपके पास ये घड़ी, एक्सेसरीज, बाकी की चीजें हैं, बाइक वाइक, वो भी मम्मी पापा ने दिलाई है। क्या आप लोगों ने मेहनत करके लाई है? तो क्या है आपकी औकात? कुछ नहीं है। दैट इज द हार्श ट्रूथ ऑफ योर लाइफ। यू थिंक अबाउट इट, यू थिंक अबाउट इट। जो भी प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वो सब आपके माँ बाप के वजह से मिल रहे हैं। ऐसा ही आपको रहना है जिंदगी भर? माँ बाप पे डिपेंडेंट, पति पे डिपेंडेंट, पत्नी कमा रही है, पति घर पे बैठा है, ये करना है आपको आपकी लाइफ में? नहीं ना। तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप? थोड़ा सोचो, जरा दिमाग लगाओ, तो आपको रियलिटी चेक मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही पड़े रहोगे निठल्ले। आ जाइए, चलो। दिस इज हाउ इट इज। ओके, इस बात को देखो, याद कीजिए। वो मनीष मल्होत्रा से आपने शादी का लहंगा या शेरवानी स्टिच करने के लिए उसको बोला था, रिक्वेस्ट किया था। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का टाइम हमने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स किया है, बिकॉज टाइम इज an essential element. Time is an essential element. और आपने बोला है कि इस टाइम तक आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लो, एट और बिफोर दिस स्पेसिफाइड टाइम। अनफॉर्चुनेटली फिर भी सामने वाली पार्टी ने आपके वक्त की कोई इज्जत नहीं रखी है, एंड द पार्टी हैज फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट,
at the time that you have specified, then my dear friends, the contract becomes voidable at your option. The contract becomes what? Voidable at your option. Voidable मतलब क्या? आप अगर चाहो इमीडिएट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके उस पार्टी से डैमेजेस दे सकते हो, बट अगर आप चाहो आप चुप रह सकते हो और सामने वाली पार्टी को और टाइम दे सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। बट अगर आपने सामने वाली पार्टी को और टाइम दिया है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर पाओगे। या आगे कहीं लिखा होगा, हाँ देखो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और पार्टी ने समय के अंदर परफॉर्म करने से मना कर दिया, बट आपने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी नहीं परफॉर्म किया है ना, आने वाले 10 दिनों में आप लहंगा बना के मेरे को दे दो। आपने अदर टाइम अग्री किया है अदर देन द ओरिजिनल टाइम दैट वाज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में माय डियर स्टूडेंट्स, अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं रहेगा एंड अनफॉर्चुनेटली आप रिसाइन करके डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर पाओगे। हाँ या ना? बट हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि टाइम एसेंशियल एलिमेंट है। अगर टाइम एसेंशियल एलिमेंट नहीं है और पार्टी ने रीजनेबल टाइम में अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, डैमेजेस जो है वो रिकवर कर सकते हो। ठीक है? रेगुलर बायर एंड सेलर, होलसेलर एंड रिटेलर वाला एग्जाम्पल मैंने क्लास में दिया था। नेक्स्ट, अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। कभी कभार ऐसा हो सकता है आपने जो अग्रीमेंट किया है उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल दैट टू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, उसको कहते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। कभी कभार द इम्पॉसिबिलिटी कैन बी सब्सिक्वेंट। अब अगर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तब तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। ये कॉन्ट्रैक्ट इनफैक्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, अग्रीमेंट ही वॉइड है, अग्रीमेंट ही वॉइड है। If it is known to the parties that to perform this is impossible, it's void ab initio, making the sun rise from the north, making a dead person alive. फिर उसके बाद finding treasure by magic. All this is initial impossibility. All this is what? Come on guys. Agreement ही void है, agreement ही void है। But even if it was unknown to both the parties, हॉर्स पहले ही मर गया था, हमको तो पता ही नहीं था, ना सेलर को ना बायर को, तब भी माय डियर स्टूडेंट्स अग्रीमेंट इज वॉइड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। बट अगर प्रोमिसर को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, प्रोमिसी वॉज नॉट अवेयर अबाउट द सेम, बेचारा तो नादान है, तो प्रोमिसी जो है he can claim compensation for the loss suffered because of the non performance। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि इम्पॉसिबल था, फिर भी आपने झूठा दिलासा दिया, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, तो प्रोमिसी को आपके झूठे दिलासा की वजह से कोई भी नुकसान हुआ, आप ये नुकसान सामने वाली पार्टी से रिकवर कर सकते हो। दूसरा इम्पॉसिबिलिटी का टाइप है सब्सिक्वेंट, या कभी कभार उसको कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर किया था परफॉर्म करना पॉसिबल था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट बाद में ऐसी कोई घटना हुई जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो उसी को कहते हैं क्या, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। यस और नो गाइस? निखिल मैं पढ़ा नहीं रही हूं, मैं रिवाइज करवा रही हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 4, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट, यहां पे क्या होता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है अब पार्टीज को इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, दे विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द फर्दर परफॉर्मेंस। मैंने यहां पे अगर कबीर सिंह के साथ ये घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है आज,
आज ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल है, बट जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तब घर था, बट परफॉर्मेंस के पहले घर जल के राख हो गया। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी? अब इसमें देखो क्या हुआ है, ये मेरा घर है, मैंने अपने इस घर को कबीर सिंह को बेचा। कबीर सिंह ने क्या किया, सुनो ना, कबीर सिंह ने क्या किया, इसको यूज किया है गैम्बलिंग पर्पस के लिए। अब फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाज वैलिड, बट द सेकंड सेट वाज अनलॉफुल एंड हेंस इट इज वॉइड। हाँ, बट ऑल्टरनेट प्रॉमिस, जैसे चाय नहीं तो कॉफी, जो मैं घर बेच रही हूं, ठीक है, अब घर बेचने के लिए, जैसे कि हर्षद सर अगर ये घर बेच रहे हैं, इनका नाम क्या था? नहीं, उस इसमें वो पिक्चर में, हाँ, क्या नाम था एनिमल में इस बॉबी देओल का? बॉबी नहीं था रे, कुछ और था। स्वप्निल सर, कुछ भी जो भी है, सुनो मेरी बात, आई डोंट रिमेंबर द नेम। क्या था? क्या? आई डोंट नो। तो सुनो ना मेरी बात, ये क्या है? आई डोंट नो। गांजा? आई डोंट नो। सुनो मेरी बात, ठीक है, जो भी, आई डोंट नो नाउ व्हाट द नेम वाज। अबरार, ये बराबर आपको बताया। हाँ, ये नहीं भी पता होगा तो गूगल करेंगे, जवाब देंगे। बाकी चीजों के लिए नहीं लगता है कि मैम जवाब देने नहीं आ रहा है, काम करते गूगल करके जवाब देते, उतना तो बताओ। ये बराबर फट 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 वर्चुअल किड्स भी जवाब। हाँ मैम, ये चरस है जो, अच्छा ठीक है, बड़ा नॉलेज है आप लोगों का ये सब चीजों में। अगर हर्षद सर ने ऐसा कुछ कहा है कि मैं अपना घर बेचता हूं, उसके बदले में तुम मुझे या तो मतलब ड्रग्स देना या तो फिर चावल देना 10 किलो, जो भी है 100 किलो। सो बेसिकली अगर चावल देता है ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट अगर चरस गांजा देता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट प्रोमिसेस। क्या कहते हैं इसको? ऑल्टरनेट प्रोमिसेस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत आगे जाओगे आप लोग, बहुत ऊपर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। सेम डेटर, सेम क्रेडिटर एंड सेवरल डेट्स। ओके, और आपने जो पेमेंट किया है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट्स। तो ऐसे केस में क्या होगा? 59, 60, 61 लगेगा। सेम डेटर, सेम क्रेडिटर, सेवरल डेट, और डेटर ने कुछ तो पेमेंट किया है, बट ये पेमेंट सारे डेट को रीपे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो कैसे अप्रोप्रिएट किए जाएगा ये पेमेंट जो मिला है? 59, 60, 61 के हिसाब से। 59 कहता है, माय डियर स्टूडेंट्स सुनो मेरी बात, 59 कहता है कि डेटर ने अगर कुछ पेमेंट दिया है तो यूजुअली वो कुछ एक्सप्रेस करता है। अगर उसने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है, आप सर्कमस्टेंसेस देखो, क्या वो कुछ इंप्लाई करते हैं कि इस पेमेंट को किधर अप्लाई करना है, तो उसी के हिसाब से पेमेंट को किया जाएगा अप्लाई। जैसे चेक 9,625 रुपीज का एग्जैक्ट है और उतनी अमाउंट का एक डेट था, तो अब इट इज इंप्लाइड। सर्कमस्टेंसेस ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि आपने ये चेक उसी स्पेसिफिक डेट के रीपेमेंट के लिए दिया है। और अगर आप एक्सप्रेसली बोलते हो तब तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, आपने बोला है या लिखा है तो उसी हिसाब से डेट को किया जाएगा अप्रोप्रिएट। बट पेमेंट देते वक्त, अच्छा ये डेट जो अप्रोप्रिएट करते हो ना, टाइम बाद डेट के लिए भी कर सकते हो।
टाइम बाद डेट के लिए भी कर सकते, बट डिस्प्यूटेड डेट के लिए नहीं कर सकते। 60 कहता है डेटर ने पेमेंट देते वक्त कुछ भी नहीं बोला। अब अगर डेटर ने पेमेंट देते वक्त कुछ भी नहीं बोला, क्या क्रेडिटर खुद अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने डिस्क्रिशन से डेट को अप्लाई कर सकता है? यस। बट 61 कहता है ना डेटर ने कुछ बोला ना क्रेडिटर ने अप्रोप्रिएशन किया, तो फिर पेमेंट को अप्रोप्रिएट किया जाएगा इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, वेदर टाइम बार्ड और नॉट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। सिर्फ डेट, डिस्प्यूटेड डेट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स 59, 60, 61। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस लास्ट 2 कॉन्सेप्ट हो गया, 15 मिनट, दैट्स इट। Then the unit comes to an end. Let's check it out. Contracts which need not be performed with the consent of both the parties. Both the parties. The contract is not performed with the consent of both the parties. Let's check it out. कौन सा? पहली बात तो novation. Are you entering into a new contract in substitution of an old contract? तो आपको पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत, आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करोगे नया कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। नोवेशन 2 तरीके से हो सकता है। पार्टीज आर द सेम बट द टर्म्स हैव चेंज्ड। यहां पे टर्म्स आर द सेम बट द पार्टीज हैव चेंज्ड। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट, रीसेशन। आपने कॉन्ट्रैक्ट को किया है रिसाइन, टेक बैक कर लिया है। जब रिसेशन होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को तो कर दिया है कैंसिल एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। दिस इज रिसेशन। आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है तो आपको उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नोवेशन also involves recession, और ये recession भी जो होता है it's by the mutual agreement between both the parties. तीसरा पॉइंट है alteration. यहां पे भी usually you enter into a new contract and you discharge the old contract. Parties तो सेम होती है but the terms have changed. बट ये जो टर्म्स चेंज हुए हैं, देयर इज अ स्लाइट, अ माइनर चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभार हो सकता है कि आपने नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया है, कभी कभार, और सप्लीमेंट्री से आपने काम चला दिया। बट अगर नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप ही बताओ क्या ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है? एंड दिस हैज हैपेंड विद द कंसेंट ऑफ both the parties. Next, what is the difference between novation and alteration? Novation में there is a substitution of the old contract with a new contract. और novation 2 तरीके से हो सकता है। There may be a change in the terms or there may be a change in the parties. But alteration में there is never a change in the parties. Parties will always remain the same. सिर्फ अल्ट्रेशन किस में होता है? टर्म्स में। यहां पे तो आप नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट अल्ट्रेशन के केस में इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के बदले नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो। कभी कभार आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ चेंजेस ला सकते हो। नेक्स्ट, प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। सो रेमिट कर देना मतलब छोड़ देना, वेव ऑफ कर देना कि 5 लाख मत दो, 5 लाख के बदले 3 लाख दे दो। 2 लाख के लिए क्या डिस्चार्ज हो गया है? दोनों पार्टीज के कंसेंट से ही हुआ है ये। अरे हाँ या ना? सो आपको पता ये कौन है? नहीं पता आप लोगों को? ठीक है, अनुराधा। हाँ
बिपाशा बासु। नहीं, आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमण कौन है, अमित शाह कौन है, फिर नरेंद्र मोदी कौन है इंडिया का प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू। ये जरूर पता होना चाहिए अक्षय कुमार कौन है, आलिया भट्ट कौन है, उर्फी कौन है, राखी जी कौन है। राखी जी ज्यादा हो गया ना। So listen to me very carefully. Okay. So every promise every promisee actually है, every promisee may dispense with either whole or part of the performance of the contract. या तो मैं कहूंगी पूरे के पूरे 5 लाख मत दो, या तो मैं कह सकती हूँ ठीक है 5 लाख के बदले 3 लाख दे दो, वो भी चलेगा। 3 लाख लेना इज इक्वल टू 5 लाख लेना। अब बाद में पार्टी को 2 लाख के लिए स्यू नहीं, क्योंकि यहां पे आपने वेवर दिया है, समझ रहे हो क्या आप? तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड बाय रेमिशन। तो यहां पे इसको 5 लाख रुपए देने थे राजू को, बट राजू कहता है ठीक है यार 5 लाख मत दे, तू 2 लाख भी दे दिया तो भी चलेगा। तो 2 लाख देना इज इक्वल टू पूरा पेमेंट देना, ये कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो जाता है, हाँ या ना? नेक्स्ट, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, मतलब पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं, इट वाज कॉज्ड ईदर बिकॉज ऑफ कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है? एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी, जिसका कंसेंट फ्री, उसने अगर चाहा क्या कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? वॉइड अगर हो जाता है तो आपको कोई भी बेनिफिट अगर मिला है वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा जिससे आपको मिला है। वैसे ही अगर आपका अग्रीमेंट वॉइड है या आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, अग्रीमेंट वॉइड है मतलब वॉइड भी नहीं शो, या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, घर वाला एग्जाम्पल, इसमें भी अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिला है वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा टू द पर्सन फ्रॉम हुम यू हैव रिसीव्ड इट। यस और नो गाइस? नेक्स्ट, आपने प्रॉमिसी को रीजनेबल फैसिलिटीज ही नहीं दी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। एसी वाला बंदा आया है रिपेयर करने के लिए, मैं बोल रही हूं सुबह क्लास, दोपहर क्लास, शाम क्लास, संडे क्लास, मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूं, क्या उसमें उसकी कोई भी गलती है? उसमें गलती मेरी है। He will be excused from the performance. In fact, he can sue me and claim the damages. Bas last concept and then we are done. Let's check it out. Okay. Discharge of a contract. So, a contract is discharged when the obligation that is created by the contract comes to an end. This discharge can be in the following ways. सबसे पहला और जो होना चाहिए is discharge by performance. जिसकी जो जिम्मेदारी है उस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, actual performance. The contract will come to an end. Attempted performance में क्या हो रहा है? आपने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, बट सामने वाले पार्टी ने आपके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट आपके साइड से वॉइडेबल हो गया और आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। आपने देखा नोवेशन, रिसेशन, alteration, remission are all examples of contract getting discharged by mutual agreement. Contract discharge हो जाता है even because of impossibility of performance. अब यही impossibility हो सकती है from the start. इसको कहते हैं impossibility ab initio. या तो हो सकती है subsequent impossibility, but जिस वक्त impossible हो गया उस समय से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ ईदर चेंज इन लॉ, सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रॉय हो जाना, कोई ऐसी चीज हो जाना जिसके वजह से पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाती है, पेंटर पैरालाइज्ड हो गया, ये तो पर्सनल स्किल्स है,
कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा या तो फिर वॉर ही डिक्लेयर हो गई। नेक्स्ट, लैप्स ऑफ टाइम। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ता है विद इन अ टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय लॉ। वो टाइम अगर निकल गया उसके बाद आप लीगली उसका परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते। जैसे कोई भी डेट अगर आप रिकवर करना चाहते हो, जिस वक्त वो ड्यू हुआ है उसके 3 सालों के अंदर आपको उसको डिमांड करना होता है। उस समय में अगर आपने डिमांड नहीं किया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। आप चाहकर भी पैसा डिमांड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ने कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसेन हो गया, तो वो व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ ब्रीच। ब्रीच कैन बी ईदर एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से डिस्चार्ज हो जाते हो और आप डैमेजेस डिमांड कर सकते हो। वेवर अगर हुआ है, रेमिशन हुआ है, अनुराधा और राजू का एग्जाम्पल 5 के बदले 2 लाख देना, तो तभी भी तो आप डिस्चार्ज कर देते हो। निग्लेक्ट, यू आर नॉट गिविंग द अदर पार्टी रीजनेबल फैसिलिटीज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज। एंड लास्ट पॉइंट इज मर्जर ऑफ राइट्स। कभी कभार द इंफीरियर राइट्स एंड सुपीरियर राइट्स दे मर्ज, दे कोइंसाइड एंड मीट विद द सेम पर्सन। तब इंफीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको परफॉर्म करने की जरूरत। एक सिंपल एग्जांपल, ये क्लासरूम आज रेंट पे है, ये क्लासरूम मैंने बाद में खरीद ली। क्या इंफीरियर राइट्स सुपीरियर राइट से मर्ज हो गया है? अब मैं तो खुद ओनर बन गई, तो मेरे को खुद को रेंट देने की जरूरत नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज। हाँ या ना बच्चों? तो ऐसे करके हमारा ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उसका एग्जॉस्टिव रिवीजन कम्स टू एन एंड। ये क्या बात है। चलो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई विल सी यू ऑल सून। रिवीजन के लिए आई विल मीट ऑन ट्यूसडे नाउ। ट्यूसडे थर्सडे अपना रिवीजन का पैटर्न है, ठीक है? सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे। यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Bye bye, take care, see you. Do share it with somebody who might need it. All these revisions are free of cost. Thank you. Bye bye. See you. Bye bye beta. Bye bye बोलो बच्चों. Bye bye. काय म्हणते मॅडम? कुछ नहीं, आप सुनाओ सर.